हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोग को आज 2 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। इस क्लास का PDF आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टार IQ एजुकेशन नाम का ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोगों इसको भी ज्वाइन कर लेना सभी। यहाँ पे आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा। मैंने आपसे पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था, तो इस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परिवार पहचान पत्र PPP स्कीम ऑफ हरियाणा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो परिवार पहचान पत्र के बारे में पहली स्टेटमेंट दे रखी थी कि ये 8 डिजिट का एक नंबर होता है और ये एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक ID होती है फॉर एवरी फैमिली। हरियाणा की जो भी फैमिली है उनके लिए तो बिल्कुल बात सही है। ये वाली 8 डिजिट की नंबर होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब यूँ समझो जैसे मान लो ABC या फिर 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर होगा। ये आपके पास में ABCD कर देते हैं, 4 4 8 हो गया, तो ऐसे टोटल 8 डिजिट का नंबर होगा ये। तो हरियाणा सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि हरियाणा के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके हर परिवार का एक डेटाबेस होगा। और इसके लिए स्टार्टिंग में तो हालांकि इसको एक मूल रूप से एक अधिकार के रूप में लाए थे, लेकिन बाद में व्यवहारिक रूप से इसको सारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हरियाणा में सारी सरकारी योजना, चाहे राशन कार्ड हो, पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, इन सब के लिए इसको लागू कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट तो ओके है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू PPP इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021। सो ये ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी एज द डेटा कस्टोडियन, ये थोड़ी सी गलत बात है। ट्रस्ट बेस्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना आपका, यहाँ पे गलत है। एक्चुअली ट्रस्ट बेस्ड ये बिजली से संबंधित वाली योजना है ये, तो लीगली प्रोटेक्टेड तो अंडर, ये वाली बात तो सही लिखी है, गलत नहीं है ये वाली बात तो, कि लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये जो बात आगे लिखी है ना, ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी एज द डेटा कस्टोडियन, तो इसका मतलब है कि हरियाणा का जो ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी के अंडर ये परिवार पहचान पत्र आता है, जबकि ऐसा नहीं है। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी खुद की बनी हुई है। हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी ही बनी हुई है, जिसको HPPA कहते हैं। 2021 के अंदर ही बनी थी ये ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी है ना, ये बेसिकली बिजली विभाग की एक सुविधा है। इसमें लोग अपनी बिजली मीटर की रीडिंग खुद ही भेज सकते हैं, उससे संबंधित है ये। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इसका ठीक रहेगा आंसर। ये परिवार पहचान पत्र जो है ना, इसका मतलब क्या है सर, ये एक ऐसा कंसेप्ट था उसमें आधार कार्ड में तो क्या होता है कि हर पर्सन की इंडिविजुअल एक मतलब आइडेंटिटी होती है, लेकिन PPP में क्या होता है पूरे परिवार की एक यूनिक ID हो जाएगी। और इसको लॉन्च तो किया गया था जुलाई 2020 के अंदर लॉन्च किया था, और लोगों को बांटे थे ये 4 अगस्त 2020 को। अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है, परिवार का एक मुखिया होगा, बाकी सदस्यों की जन्म तिथि, वो कितना कमाते हैं, सालाना इनकम कितनी होती है, उनकी कास्ट है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, घर का एड्रेस इत्यादि सारी जानकारी होती है। सारी चीज़ों को हरियाणा सरकार क्या करना चाहती है, पेपरलेस करना चाहती है। तो PPP अगर अपडेट है तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेशन है, डोमिसाइल है, ये अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब आपको PPP के डेटा से ही ऑटोमेटिक बन जाते हैं। सरकार ये चाहती थी कि इससे हम लोग भ्रष्टाचार पे लगाम रख पाएं, इसलिए इसको लेके आए थे। एस्टेट के पेपर में भी इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो, हरियाणा के HSSC के पेपर, एस्टेट के पेपर, HPSC के पेपर, सब पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इसमें सारी सरकारी योजना आती है, चाहे बुढ़ापा की पेंशन हो, चाहे BPL राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेशन, मैरिज से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन हो, सब कुछ इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप इस बैच में एक्सेस कर सकते हैं। और हाँसी हरियाणा में नए जिले के प्रशासनिक संचालन हेतु कुल कितने नए पद सर्जित किए गए हैं। हाँसी हरियाणा का नया जिला है, 23वां जिला है। तो और इसके लिए जो है ना टोटल अभी रिसेंट 139 पोस्ट है वो रिजर्व की गई है। तो ऑप्शन नंबर B इसका ठीक रहेगा। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर एक नया जिला बना है हाँसी,
हाँसी हिसार के अंदर 139 पद आए हैं और ये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इन पदों को क्रिएट किया गया है। मंडल आता है हाँसी का, हिसारी डिवीज़न आता है क्योंकि रिपोर्ट हिसार के मंडलायुक्त को ही भेजी गई है इसलिए। और इसके अलावा इसमें नई जो पोस्ट है उसमें डीसी जो डेप्यूटी कमिश्नर है, और इसके अलावा जो है ना ये पहले ही हो चुकी है वैसे तो, इसके अलावा एडीसी है, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, और सिटी मजिस्ट्रेट जिसको सीटीएम कहते हैं हम लोग। जो नई पोस्ट आई है उसमें जैसे क्लर्क के पोस्ट आई है, ग्रुप डी की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, नायब तहसीलदार है, और इसके अलावा कुछ एकल पद एक है जैसे राजस्व अधिकारी डीआरओ है, सुप्रिटेंडेंट है, कानूनगो है, अकाउंट्स ऑफिसर है, इसके अलावा माली, ड्राइवर, चौकीदार, जमादार, ये सारी नई पोस्ट आई है। नए डिस्ट्रिक्ट बनने से ये बेनिफिट होता है। हालांकि आने वाले टाइम पे जो भी पोस्ट आएंगी तो उसमें आपको ऐसी नई पोस्ट का इजाफा भी देखने को मिलेगा। हाँसी वैसे जिला बना कब था तो 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाँसी के अंदर एक विकास रैली हुई थी, उसके दौरान इसकी घोषणा की थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 19 दिसंबर 2025 को भू राजस्व अधिनियम के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना यानी कि गजटेड जो नोटिफिकेशन था 682 ARIC 0/2025 और 7392 में ये जारी किया गया था। हालांकि ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 22 दिसंबर 2025 को न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था ये। हाँसी हरियाणा का 23वां जिला है, हिसार जिले से अलग होकर बनाया गया है। इसका एरिया लगभग कितना है 1,34,976 हेक्टेयर या 1349.76 वर्ग किलोमीटर है। जिला बनते समय लगभग 5,40,994 व्यक्ति इसमें आते हैं और इस नए जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा सीट है, एक हाँसी है और एक नारनौद है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें सब डिवीज़न की बात करते हैं तो 2 सब डिवीज़न है इसमें, एक हाँसी है एक नारनौद हो गया। तहसील इसमें 3 है, एक हाँसी, नारनौद और बास। पहले ये हाँसी के अंतर्गत एक ब्लॉक उप तहसील था, अब इसे पूर्ण तहसील के रूप में ही गिना जाएगा। और सब तहसील में खेड़ी जालब है, ये नारनौद उपमंडल के अंतर्गत आती है। और ब्लॉक यहाँ पे 3 है, एक हाँसी 1, हाँसी 2 और एक नारनौद, ये 3 ब्लॉक है। हाँसी में लगभग 110 गांवों को शामिल किया है। हाँसी उपमंडल में लगभग आते हैं 64 और नारनौद में आते हैं 46 आते हैं। सिसाए ये काफ़ी बड़ा गांव है, हरियाणा के सबसे बड़े गांवों में से एक गांव जाना करते हैं इसको हम लोग। हाँसी वैसे पहले पुलिस जिला हुआ करता था, साल 2016 में एक नया पुलिस जिला बना था ये। इसके बाद में एक बना था मानेसर हरियाणा के अंदर, 2018 के अंदर एक पुलिस जिला बना था। फिर हरियाणा के अंदर डबवाली जो है ना, डबवाली ये भी एक पुलिस जिला बना है, सिरसा का है डबवाली। हालांकि जो है ना एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने की तैयारी में भी है। मानेसर गुरुग्राम में ये भी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने की तैयारी में है, हरियाणा का 11वां नगर निगम है ये। हाँसी को अपने ऐतिहासिक 80गढ़ किले जैसे तलवारों का किला भी कहा जाता है और पृथ्वीराज चौहान से जुड़े इतिहास के लिए प्रसिद्ध मानते हैं इसको हम लोग। हाँसी को जिला बनाने की मांग सबसे पहले जून 2013 के अंदर रामनिवास फौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसके 12 साल के बाद में साल 2025 में इसको नया जिला बनने का एक ऐतिहासिक रूप मिला है। ऐतिहासिक रूप से वैसे 193 साल पहले ही हाँसी एक जिला ही हुआ करता था। जिला बनने के बाद हाँसी हिसार डिवीज़न के अंतर्गत ही है। और आरबीआई ने भी एक हाँसी जिले के लिए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को लीड बैंक अपॉइंट किया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कोड 02V जो है ना अलोकेट किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका की उच्चायुक्त जो है जिनका नाम है मिशिनी कॉलोनी ने हरियाणा के किस स्थान पर 3000 साल पुराने इतिहास को दिखाने वाली शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा टोपरा कला। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है ना इसका ठीक रहेगा हमारा। जो महिष्णी कॉलोनी है या महिष्णी कॉलोनी श्रीलंका की उच्चायुक्त है, इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरियाणा के यमुनानगर का विशेष दौरा किया था। हरियाणा की प्राचीन बौद्ध विरासत है टोपरा कला और चनेटी स्तूप, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना इसका टारगेट था। इससे पहले इन्होंने यमुनानगर आने से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण संग्रहालय का भी अवलोकन किया। यहाँ पे प्राचीन बौद्ध अवशेष है वो संरक्षित है। टोपरा कला का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है और इसको वैदिक काल में त्रिप्लक्ष कहा करते थे। बौद्ध काल में इसको जो है ना कहा करते थे कमास धम्मा कहते थे। ये क्वेश्चन HSSC वैसे पहले पूछ चुकी है तो आपको याद रखना है। और मिडाइवल टाइम पीरियड में इसको कहा करते थे निगम बोध। ये क्वेश्चन SSC के सवाल में आ चुका है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आ चुका है। SSC के पेपर में आप घटना चक्र पढ़ना, आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। 2 बार देख रखा है मैंने, तो इसको आप भी इसको रिपीट पाएंगे अगर घटना चक्र आपने पढ़ी है तो कभी।
और आज के टाइम पे इसका नाम टोपरा कला है। ये क्वेश्चन तो हरियाणा के पेपरों में भी मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ है। पहले ये अम्बाला में होता था, वर्तमान आज ये यमुनानगर के अंदर है। तो त्रिप्लक्ष कहते थे वैदिक काल के अंदर, ये भी हो सकता आया हुआ हो, मेरे आगे नहीं आया अभी, मतलब हो सकता आया हुआ हो पेपर में। ये तीनों तो एग्जाम में मल्टीपल टाइम जो है ना रिवाइज हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग। और ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं हम लोग, तो अशोक स्तंभ की स्थापना लगभग 2300 साल पहले मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा टोपरा कला की स्थापना हुई थी। फिर मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक इसे मूल अशोक स्तंभ को उखाड़ के यमुना नदी के रास्ते दिल्ली ले गया था। 19वीं सदी में एल्केजेंडर कनिंगम ने यहाँ प्राचीन स्तूपों के होने की पुष्टि की थी। और इसके अलावा हाल ही में जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे हुआ था, उसमें जमीन के नीचे माना गया है कि प्राचीन संरचनाओं के वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी मौजूद है। कोविड के टाइम पीरियड में यहाँ पे ना एक चर्चा और कोविड से सॉरी बाद में हुई थी, जैसे अभी 2023 का जो G20 सम्मेलन हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में G20 स्मारक बनाने की भी घोषणा यहीं पे हुई है। देश का सबसे ऊंचा 30 फीट का नवनिर्मित अशोक स्तंभ मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे 3000 साल पहले के इतिहास को दिखाने वाली पट्टिका का भी अनावरण किया है। यमुनानगर के अंदर चनेटी स्तूप भी है, जो बौद्ध स्तूप है, जहाँ उच्चायुक्त ने श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा साल वृक्ष का महत्व है। पार्क में उच्चायुक्त के द्वारा साल के पौधे लगाए गए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण जो है ना, ये इन्हीं वृक्षों के बीच में ही हुए थे। और यहाँ पे खैर पीपल वृक्ष भी था, लेकिन ये वृक्ष पास में थे, कहने का मतलब। और इस विरासत को सहेजने में मैत्रेय ट्रस्ट सिद्धार्थ गौरी की अहम भूमिका भी है। हरियाणा सरकार के द्वारा संशोधित इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के अनुसार ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में अधिकतम कितने परसेंटेज क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनियां विकसित की जा सकती है? तो मैक्सिमम 25% एरिया में कॉलोनी बनाई जा सकती है। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बदलाव किए हैं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल के द्वारा इन सर्कुलर को जारी किया है। वैसे ये पॉलिसी ओवरऑल बनी थी 2015 के अंदर बनी थी, और अब इंडस्ट्रियल जोन में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में भी औद्योगिक कॉलोनियां सेटअप कर सकते हैं। 25% तक इनका बाउंड्री एरिया रहेगा। यदि कोई डेवलपर शहरी सीमा से 500 मीटर के बाहर एग्रीकल्चर जोन में इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेता है, तो वो बुनियादी ढांचे लाइक सड़क है, बिजली है, पानी है, उनको विकसित करने का पूरा खर्च उसी डेवलपर निवेशक को ही उठाना होगा, सरकार ये खर्च नहीं उठाएगी। और इसके अलावा यदि किसी इन्वेस्टर्स ने एग्रीकल्चर जोन में ही इंडस्ट्रियल लाइसेंस लिया था और बाद में वो एरिया जो है ना अर्बन लिमिट में शामिल हो गया है, तो जो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उस हिस्से पर जो है ना एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज EDC माफ़ कर दिया जाएगा, वो लेंगे नहीं सरकार। जो हिस्सा अभी अधूरा है उस पर नियमों के अनुसार उसको EDC जो है ना देना होगा। करनाल लोकसभा क्षेत्र में स्टार्ट की गई योजना के तहत देश में पहली बार क्या किया जा रहा है? तो देश में पहली बार ग्राम पंचायतों को अपना स्वतंत्र बजट बनाने का अधिकार देना है। देश में पहली बार ऐसा है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं की तर्ज पे अब ग्राम पंचायतों को भी अपना अलग से बजट होगा। इस अनूठी और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हरियाणा के करनाल लोकसभा क्षेत्र से हुई है। इस योजना को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया है, क्योंककि यहीं से ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। और इसमें योजना के पहले चरण में करनाल और पानीपत जिले की लगभग 563 ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। प्रशासन ने इन सभी पंचायतों को अपना पेशेवर बजट तैयार करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया है। अब गांव के विकास कार्यों का फैसला केवल सरपंच अकेले नहीं, बल्कि पूरी पंचायत या ग्राम सचिवालय में बैठक में तैयार करना होगा। ग्राम पंचायतों को सिर्फ मांग पत्र नहीं सौंपना है, बल्कि एक अच्छे तरीके से बढ़िया सा एक प्रोफेशनल बजट देना होगा, जिसमें पंचायत की वर्तमान आमदनी का सोर्स क्या है। जैसे आप बजट पढ़ते हो नॉर्मली, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, तो वर्तमान में आमदनी का सोर्स क्या है, विकास कार्यों के लिए अनुमानित खर्च कितना होगा, आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायत के पास में नई नई योजनाएं क्या है आपकी, और इस योजना इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो सबसे पहली बात है सत्ता और वित्तीय अधिकारियों का एक विकेंद्रीकरण करना, यानी कि डिसेंट्रलाइज करना है। पंचायतें सरकारी ग्रांट पर निर्भर रहने के बजाय खुद आय के साधन तलाशने की कोशिश करेगी। इसके अलावा गाँव में बेहतर एजुकेशन होगी, हेल्थ अच्छी होगी, पार्क बनेंगे, लाइब्रेरी बनेंगी, स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाएं मिल पाएगी। तो ऐसे गाँव के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करने से रुकेंगे, गाँव में रहना पसंद करेंगे। वैसे खैर आज के टाइम पीरियड में लोग ना साफ़ सुथरी हवाओं के लिए समझदार लोग तो गांव में ही रहना पसंद करते हैं, जो गांव में ऑलरेडी है।
ठीक है, काम धंधे और मजबूरी के लिए जाना अलग बात है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के रूप में मैंने बहुत लोगों से इस चीज़ को देखा है। बड़े बड़े शहरों से आके वो गाँव के अंदर आके या खेतों में आके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही लाइन होती है, जान है तो आखिर जहान है ना। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आय और व्यय का स्पष्ट हिसाब रखने से भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी। ग्राम सभा की बैठकों में गांव के लोग खुद तय कर सकेंगे बजट का कौन सा हिस्सा किस काम पे खर्च करना चाहिए। आगे फ्यूचर में ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, ये केवल करनाल के अंदर ही, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर देंगे। हालांकि कुछ पानीपत का हिस्सा भी है, पर मेनली करनाल डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया है। करनाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा गया है? तो इसमें टोटल 40 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ये भी मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं और अभी केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प को साकार करने का एक हिस्सा है ये। इस पायलट प्रोजेक्ट में पहले चरण में करनाल के 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगे और इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद में इस डिस्ट्रिक्ट के लगभग 395 ग्राम पंचायतों को इसमें लागू किया जाएगा। तो अब क्या है सर, अब बात ये आती है कि फंड और जमीन की व्यवस्था जैसे विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरकार कह रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार का बजट सांसद निधि, विधायक निधि और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, इससे लिया जाएगा। सरकार पूरा बजट उपलब्ध करवाएगी, लेकिन विकास कार्य जैसे लाइब्रेरी या व्यायामशाला के लिए जमीन की व्यवस्था ग्राम पंचायत को खुद को करनी पड़ेगी। इसमें गाँव में लाइब्रेरियाँ बनेंगी और जिम वगैरह बनेंगे, शमशान घाट बनेंगे, फिरनी बनेगी, गाँव की बाहर की पक्की सड़कें तैयार होगी, स्ट्रीट लाइट तैयार की जाएगी, स्कूलों में एक्स्ट्रा कमरे बनेंगे, 4 दीवारी बनेंगी, प्रॉपर वॉशरूम वगैरह बनाए जाएंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। ये सब कुछ है मॉडल विलेज का टारगेट। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकी नई चेयरपर्सन बनी है तृप्ति शोराण। तृप्ति शोराण को भी बनाया गया है हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन। और हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की नई चेयरपर्सन का नाम तो तृप्ति शोराण याद रखोगे। ये रहने वाली हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका पर्टिकुलर एरिया। भिवानी के लोहारू का गांव गागड़वास है, वहां से आती है ये। स्वर्गीय चौधरी हरिपाल सिंह की सुपुत्री और वरिष्ठ नेता वरुण शोराण की बहन है ये। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इस नियुक्ति को राज्य में महिला नेतृत्व और सामाजिक सरोकार को मजबूती देने वाली पहल माना जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य बजट में साल 2014 से 2025-26 के बीच में लगभग कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो इसमें टोटल 298% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो ऐसा था कि 2014 में ये बजट 2646 करोड़ रुपए का था और अब ये बढ़ के हो गया 10,500 करोड़ रुपए। तो टोटल परसेंटेज हुई है 298% की वृद्धि। आप होगे सर 2014 का क्या लॉजिक है इसमें? मैंने कई बार कहा है, इससे पहले सरकार होती थी दूसरी सरकार और अब 2014 के बाद हरियाणा में और भारत में सरकार है बीजेपी की। तो सरकार पिछली सरकारों के साथ कंपेयर करके अपना डेटा दिखा देती है, तो वही है ये डेटा। हरियाणा के करंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है ये बताना। और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, एक लिस्ट दे रखी है, ये एक लिस्ट दे रखी है ये वाली। अब आपको बताना है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पे है, महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है और दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच कर देना, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल आपने HSSC के पेपरों में कई बार देखा है, तो आप मुझे जवाब जरूर देना है इसका। राधे राधे। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।